हाँ भाई क्लास 10th, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब एक महीना बचा है यार बोर्ड्स के लिए, और मुझे लगता है सभी के सभी परेशान हो गए यार, अब कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ लें ऐसा जो कि बोर्ड्स में 100% आए ही आए। तो क्या कहते हो, पेपर लीक कर दूं क्या? चलो, इस सीरीज में आपका मैं पेपर लीक करूंगा क्लास 10th का साइंस पूरा का पूरा एज इट इज +4 अकेडमी के हैंडल पे। अब आने वाले सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो और चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो पहले ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आज का हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इन वीडियोस में मैं आपको फटाफट से पहले वन शॉट दूंगा और सारे मोस्ट प्रोबेबल और 100% गारंटीड वाले ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगातार बार बार बोर्ड्स में आए हुए हैं, उनको मैं आपको यहां से दिखाऊंगा और उनके आंसर्स लिखने के तरीके और कंप्लीट पैटर्न को मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। तो बिना देर लगाए, क्योंकि भाई ये वन शॉट है और टाइम ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, तो चलो शुरू करते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर में कवर क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे वन शॉट वीडियो में। तो हम पहले आपकी केमिकल रिएक्शंस कवर करेंगे, वर्ड रिएक्शंस, वर्ड इक्वेशंस और बैलेंस्ड इक्वेशंस को कवर करेंगे। रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं और हर टाइप के बारे में हम बात करेंगे। करोजन और रैंसिडिटी के बारे में बात करेंगे। 1 से 5 मार्क्स बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट 10 इयर्स के पैटर्न के हिसाब से आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपके जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहां पर कवर करेंगे फटाफट से। चलो तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर लगाए। पहली बात तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है। एक केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। एक केमिकल रिएक्शन एक तरह का प्रोसेस है जहां पर एक या उससे अधिक सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो कुछ नए सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं आपस में रिएक्ट करके। इस तरह के चेंज में आपको कभी कभी क्या देखने को मिलेगा, इस तरह के चेंज में आपको देखने को मिलेगा चेंज इन कलर, या तो फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको यहां पर। इस लाइन को भाई बहुत दिमाग में रख लेना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड 1 मार्कर क्वेश्चन यहां पर क्या है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस टू आइडेंटिफाई इट। तो चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। 3 को आएगा तो भाई 3 लिखना पड़ेगा, 4 बोलेगा तो 4 लिखना पड़ेगा, जितना बोलेगा उतना लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़िए भाई। वर्ड इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, जब भी किसी केमिकल इक्वेशन को हमको लिखना होता है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम सिंबल्स का यूज कर लें या फिर हम उनके नाम का, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनके नाम को लिखें। तो जब नाम से हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल O2 मॉलिक्यूल होता है और ये देता है MgO। इसका सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड 1 मार्कर क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई डू वी राइट केमिकल इक्वेशंस। आंसर है बेसिकली केमिकल इक्वेशंस हम क्यों लिखते हैं, तो किसी भी केमिकल चेंज को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, और शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में ही हम लोग क्या करते हैं, उसके सिंबल्स का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग और लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखो भाई, इस दुनिया में जो भी मैटर है ना तो वो क्रिएट कर सकते हो आप, ना वो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो एक केमिकल इक्वेशन में हमेशा बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है। ये क्या कहता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, या फिर मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ केमिकल रिएक्शन। तो भाई सिंपल सा फंडा यहां पर क्या होता है, अगर मैं कभी भी एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखता हूं H2 + O2 gives H2O, तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, 2 ऑक्सीजन है और यहां एक ही ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, आप ऑक्सीजन को डबल करने के लिए 2H2O करेंगे और यहां 2H2 करेंगे। अब एक बहुत बड़ी छोटी सी तुमको मैं बताता हूं गलती, जो बहुत कॉमन गलती है और बहुत बड़ी बन जाती है एग्जाम के अंदर, और वो गलती ये है आपकी कि आप जब भी यहां पर H2 के साथ यहां पर 2 लिखते हो, यहां पे 2H2O करना चाहिए था, आप यहां पर 2 लिखना चालू कर देते हो। ये आपका स्टोइशियोमेट्री है, ये आपका फॉर्मूला है। आप कभी भी इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए अपने फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते भाई। तो ठीक है, इस गलती को कभी मत करना। रिपीटेड, बहुत ज्यादा रिपीटेड 2 मार्क क्वेश्चन क्या होता है आपका, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। इसको बैलेंस करिए। तो अब आप यहां पे देखिए 3 आयरन थे, यहां 1 आयरन है, तो लेट्स मेक इट 3।
अब 4 ऑक्सीजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो आप इसको 4 कर दीजिए। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8, यहां पर 2 ही हैं, तो इसको भी हम 4 करके 8 कर देंगे। तो हमारे पास सिंपल सा एक कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तैयार हो गया। आपको जस्ट काउंटिंग करनी है इस जगह पर और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, विच लॉ इज ओबेड? आंसर है हम लोग इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं सो एज टू मेक नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल। और ये किस लॉ को गवर्न कर रहा होता है, तो ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से गवर्न रहता है। इस तरह का इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग अभी आगे आएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में लगातार आप बने रहें, आपका पूरा चैप्टर 1 शॉट में पूरा का पूरा कवर करूंगा विद क्वेश्चन आंसर, वादा है आपसे। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो यहां पर हम ध्यान से देख लेते हैं कि टोटल 5 तरह के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, या सिंथेसिस रिएक्शंस। इसको हम सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम कोई सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं उसके एग्जैक्ट एलिमेंट से। तो जहां पे क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम प्लस हीट। अब इसमें क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर? तो क्विक लाइम ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम। देखो भाई, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा क्विक लाइम कौन सा स्लेग लाइम, पेपर में जाके कंफ्यूज मत होना। आज मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, फटाफट से याद हो जाएगा। देखो आप CaO और CaOH होल ट्वाइस में से जल्दी से कौन सा लिख सकते हो, फटाक से? आंसर है CaO को लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका क्विक लाइम। और जिसको आप धीरे धीरे लिखोगे, स्लो लिखोगे, तो वहां से आप लिख दो यहां पर स्लेग्ड लाइम। ट्रिक है, इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है इससे, जस्ट एक ट्रिक है आपके दिमाग में कंसेप्ट को बैठालने के लिए सिर्फ। अब यहां पर सवाल ये आता है, बहुत कॉमन 1 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर? आंसर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड होता है, जब वो ब्रेक होता है 2 या उससे अधिक टाइप के आपके सब्सटेंसेस में, तो उसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके 3 टाइप्स होते हैं, हीट के कारण होने वाला थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट के कारण होने वाला इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, और लाइट के कारण होने वाला फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। इसी को हम लोग पायरोलिसिस भी कहते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन का दूसरा नाम क्या है? पायरोलिसिस। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस, और इसको हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का बेस्ट एग्जांपल देखो, इसमें एक सिंबल भी यूज होता है मोस्टली, ऐसे एक समोसा खिला देते हैं, ट्राइंगल बना के हम लोग हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे अपवर्ड एरो लगा दिया, मतलब गैस इवॉल्व हो गई। इलेक्ट्रोलिटिक में यहाँ पे क्या होता है, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2 वाया पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर, यहाँ पर इस जगह पर जगह कम है, इसलिए मैं बता बस दे रहा हूँ, उस पॉइंट पे आपको लिखना होगा एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट। अब AgCl से आपको क्या मिलता है, 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, और सनलाइट का जो मोस्टली सिंबल होता है ये H करके हम लोग लिखते हैं, और कहां लिखना है, अगेन इसी एरो के ऊपर। एक बहुत ज्यादा रिपीटेड आपको 3 मार्कर का रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स फॉर हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस के बारे में एग्जाम्पल पूछा गया है। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आपको लिखना होगा, बस हाँ यहां पर आपको जो मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इन डिटेल लिखना पड़ेगा। अच्छा, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है कि सर हमको नोट करना है, तो या तो आप पॉज करके वीडियो नोट कर लो, या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी जहां पर मैं ये पूरा का पूरा PDF नोट आपके लिए डाल दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने पे फोकस करो, फालतू के नोट्स बनाने पे अभी इस समय फोकस मत करो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। चलो अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट।
नॉर्मली इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम लोग सिंपल भाषा में कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड के थ्रू, कंपाउंड से। अब यहां पर देखिए यहां पे जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट के कंपाउंड से इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ वन एग्जांपल, Why is zinc able to displace copper? इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, इसीलिए यहां पर ये जो जिंक है ये डिस्प्लेस कर दे रहा है हमारे कॉपर सल्फेट में से कॉपर को। अब सबसे पहला सवाल अब तुम्हारे मन में आएगा, भैया एक बात बताओ कि यार ये पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव? तो उसके लिए आपको याद करनी पड़ती है मेटल एक्टिविटी सीरीज। आपके रवि भैया आपके साथ हैं, पूरा कवर कराएंगे भाई, आपको चिंता नहीं करना बिल्कुल। तो भाई मेटल एक्टिविटी सीरीज ये रही आपके सामने, और इसको याद करने की भी अभी तुमको एक बहुत मस्त सी ट्रिक बताता हूं। पहले हम लोग देख लेते हैं, जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जितना आप नीचे आते जाएंगे उतना ही आपके रिएक्टेंट्स जो मेटल्स जो हैं वो कम रिएक्टिव होते जाएंगे। अब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, टिक। अब इसको याद कैसे करें? बोलो रवि भैया आपने बोला तो याद कराओगे यार, और अब आप बोल रहे हो कि यार ये एलिमेंट के नाम बता दिए हमको तो आपने। अरे यार चिंता क्यों करते हो, अभी मैं हूं यार, अभी आपको याद कराता हूं। देखो इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra in library। प्लीज इस सेंटेंस से कुछ मतलब निकालने का प्रयास मत करना, ये सिर्फ एक निमोनिक है। निमोनिक मतलब एक ऐसे वर्ड जिनको आप याद कर लोगे तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, बस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा सेंटेंस कोई मीनिंग बनाएगा, ठीक। हाउएवर कॉल मी something good। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा, अ फॉर एल्यूमिनियम, मी मैग्नीशियम, कॉलिंग कैल्शियम, स्टॉप सोडियम, प्लीज पोटेशियम। सो जीब्रा, जिंक, इन। अब यहां आई है, यहां एफई है, एफई भैया सिंबल होता है आयरन का, तो इन आयरन। पीबी सिंबल है लेड का, सो लाइब्रेरी लेड। हाउएवर हाइड्रोजन, कॉल कॉपर, मी मरकरी, समथिंग सिल्वर, गुड अगेन फॉर गोल्ड। तो आप इसको भी बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हो, याद कर लो। अगर आपको ये पूरा का पूरा ये निमोनिक याद हो गया तो आपको ये टेबल पूरी याद हो जाएगी। 10th के पेपर जैसे बोर्ड का पेपर देने जाओगे, आंसर शीट मिली, पहला काम फटाफट से ये निमोनिक के थ्रू आपने एक साइड में लिस्ट बना ली रफ वर्क के थ्रू, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से यहां पर जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव के एलिमेंट को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत डिस्प्लेस कर देगा। लाइक मैं अगर लिखता हूं पोटेशियम प्लस जिंक क्लोराइड गिव्स 2 KCl प्लस Zn, ये आपकी हो गई एक कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। और यहां पर पोटेशियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ये जिंक को जो कि कम रिएक्टिव है उससे क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। एक बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सी हो गई हमारे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन इस चीज का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहां पर होता क्या है, आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में, और यहां पर कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं चलता है कि ज्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव, ऐसा कुछ नहीं चलता है। बेसिकली हम लोग ये कहना चाहिए कि इसमें एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन, जहां पर क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और जो एसिड बेस की रिएक्शन होती है जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी आपकी एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि HCl प्लस NaOH, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हाइड्रोजन यानी H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, ये Na प्लस के साथ चला गया Cl माइनस, और H प्लस के साथ चला
चला गया OH- जो कि बन गया वाटर। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो ये भी एक तरह की क्या हुई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अंडर द हेडिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ये बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है और बहुत ज्यादा आपके बोर्ड्स में कईयों बार रिपीट हुआ है और इस बार भी रिपीट होने के लगभग मैं कहूं 99% चांसेस हैं। जब आपका लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो हमको मिलता है लेड आयोडाइड, एक येलो कलर की पीपीटी, और यहां पर आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाता है। अब बोर्ड्स का बहुत क्वेश्चन क्या है, बहुत कॉमन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन गिव इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन रही, ये आपका डेफिनेशन रहा। बाकी थोड़ा बहुत डेफिनेशन आप अपने एफर्ट्स में फ्रेम करके लिख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इसको याद करने में, समझने में और पेपर में अटेम्प्ट करने के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बना हुआ है रिडक्शन एंड एक बना हुआ है ऑक्सीडेशन से मिलकर। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जब एक साथ होते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन मतलब या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है और बोर्ड्स में भी न जाने कितने बार आया हुआ है ये एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अब आप यहां देखेंगे तो कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन का हुआ जरूर ऑक्सीडेशन, लेकिन हाइड्रोजन खुद क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है, कईयों बार आया हुआ है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल। तो आप ये एग्जांपल लिखकर आप कह सकते हैं व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब हम बात करते हैं कोरोजन एंड रैंसिडिटी के बारे में। जो स्लो ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का, ईटिंग अप ऑफ मेटल्स लेयर बाय लेयर, इसको हम लोग कहते हैं करोजन्स। ये एक तरह का हमारा डैमेज है मेटल्स के लिए। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है रस्टिंग, ठीक है, लोहे में जंग लगना। एग्जाम्पल का इक्वेशन क्या हुई आपकी, 4Fe + 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ये O2 कहां से मिलेगी और ये H2O कहां से आएगा, तो ये H2O हमारे पास मॉइस्चर है और ये O2 जो है ये हमारे को एयर से मिल रही है, तो उससे मिलता है हमें Fe2O3.x H2O। यही है हमारा रस्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी आगे मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। व्हाट इज करोजन, स्टेट फैक्टर्स, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है बॉस, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अब इसका ऐसा कई बार क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार केस बेस्ड भी आ जाता है। मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे चल के, बस ये भी वन शॉट में फटाफट समझते चले जाओ, फिर क्वेश्चंस की बात अपन बहुत डिटेल में करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ऑक्सीडेशन और रैंसिडिटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जब भी हम लोग कई बार नोटिस करते हैं कि चिप्स का पैकेट खुला रह जाता है तो कई बार उसका टेस्ट बहुत खराब हो जाता है और अजीब सा वो स्मेल करने लगता है। तो चेंज इन द ओडर यानी स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फैटी ऑयली सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। तो हमारे पास बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग खराब हो गया है, चिप्स खराब हो गई है, अब इसको खाने का नहीं है। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको सील्ड एयर टाइट जार में रखते हैं, या फिर हम लोग उस चिप्स के पैकेट में जो आप लोग बोलते हो ना लेज के पैकेट में हवा भरी मिल रही है, वो हवा भरी हुई नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, वहां पर वो नाइट्रोजन गैस को फिल किया गया है जो कि ऑक्सीजन को हटा देती है और ऑक्सीडेशन के इस प्रोसेस को, फैट्स और ऑयल्स के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक देती है। इसी के अलावा हम लोग इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को भी डालते हैं, अभी आगे आपसे मैं बात करूंगा इस बारे में भी। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो चैप्टर का था और जिसके लिए तुम लोग आए हो, जिस चीज को तुम लोग थंबनेल में देखकर आए हो, उस चीज के बारे में बात करते हैं। बोर्ड के PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पेपर लीक हो रहा है भाई, पेपर लीक हो रहा है, देख लो पेपर लीक हो रहा है। चलो, डिफाइन बैलेंस्ड इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। ठीक,
आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो अभी दिखाया आपको मैंने, Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। कॉपर ने गेन किया ऑक्सीजन, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, कॉपर का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है हमारा। चलिए अगला, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग करने से यानी जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं? तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, मैग्नीशियम एक एक्टिव मेटल है, वो एयर में रखे रखे भी कई बार ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और उससे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। दैट्स वाई हमको क्या करना पड़ता है, उसको रब करके पहले क्लीन करना पड़ता है, जिससे कि बहुत इजीली हम उसको क्या कर सकें, बर्न कर सकें। अच्छा, अगला होता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, एक टाइप का ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, कोई भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि आकर टेस्ट ट्यूब में या फिर हमारे कंटेनर के नीचे आकर सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का है, जहां पे लेड आयोडाइड येलो कलर की पीपीटी बनती है भाई इसकी। आप यहां पर जब भी ऐसे रिएक्शन लिखे तो यहां पीपीटी का कलर अगर याद हो तो बिल्कुल से आप यहां पर लिख दें, बिल्कुल शर्म ना करें इसको लिखने में। ये किस कलर की पीपीटी बनती है? येलो पीपीटी बनती है, इसको बिल्कुल लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस एंड आइडेंटिफाई रिएक्शन टाइप Na+H2O। अब देखो भाई, Na+H2O अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमें बनना है 2NaOH+H2। अब आपको ये सब रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी भाई, कहीं लिख लिख के 2 बार 3 बार 200 बार याद कर लो ऐसी रिएक्शंस को। 2Na+2H2O ये मिलता है 2NaOH+H2। ये एक तरह की हम लोग कहें तो ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पर सोडियम क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को इससे क्या बोल वाटर से डिस्प्लेस कर दे रहा है। अगेन BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 एक्वस है, Na2SO4 भी एक्वस है, पानी में घुला हुआ है, इससे बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। और अगेन इसकी जो पीपीटी है BaSO4 की, उसका भी कलर बता देता हूं मैं आपको, ये व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है। मैं पहले ही बोल चुका हूं पीपीटी का कलर लिखना आपके लिए एक अच्छा और कह सकते हैं बोनस वाला काम है, क्योंकि इसे आपके एग्जामिनर को ये आइडिया लगता है कि नहीं यार जो पेपर कर रहा है बच्चा उसको कम से कम जानकारी है, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक तरह का, क्योंकि देखो यहां पर सोडियम और बेरियम के बीच में आयंस का एक्सचेंज हुआ है, और एक तरह की आप कह सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। जब एरो ऊपर की ओर हो मतलब गैस इवॉल्व्ड, और जब एरो नीचे की ओर हो इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ये सिंबल्स हैं, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। चलो अगला, Why electrolysis gives 2:1 वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बेस्ड में कईयों बार आया हुआ है और इस बार भी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है इसकी। अब ये कहता है कि जब भी हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसमें वॉल्यूम का रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 का क्यों होता है। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमारे पास H2O जो है, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कुछ इस तरह की आती है 2H2 प्लस O2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो हाइड्रोजन है वो 2 वॉल्यूम निकल रहा है और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम निकल रहा है। इसीलिए वॉल्यूम का जो रेशियो है गैसेस का वो 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। एक बैलेंसिंग का बेसिकली पूरा का पूरा आपका खेल है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई डिफरेंशिएट की, अभी सही कर देता हूं यार, स्पेलिंग गलत हो गई, टाइपिंग एरर है भाई। हाँ यार कभी कोई तुम्हारे भैया से भी गलती हो जाती है। चलो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल्स। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी पीछे हमने पढ़ा था। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका एग्जांपल देखो भाई, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन खाया तो ये क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। कॉपर ने ऑक्सीजन फेंका, उसका क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन, ठीक। अब आपसे बोला गया है एग्जांपल्स दीजिए, तो कॉपर इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, तो कॉपर ने क्योंकि ऑक्सीजन फेंक दिया इसलिए कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। और जबकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन खा लिया इस स्पेसिफिक इक्वेशन में तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि कह सकते हैं हम यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और 3 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट राइट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद इक्वेशन। देखो बता चुका हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें आपको मैंने ऊपर एक लाइन स्किप करी हुई है। आपको इस तरह क्वेश्चन को शुरू करने वक्त, आंसर को लिखने की शुरुआत करते वक्त आपको ऐसे लिखना होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकरिंग बिकॉज ऑफ हीट या ड्यू टू हीट। तो उसके बाद आपके एग्जाम्पल लिखेंगे। इसमें एक चीज और मिसिंग है और वो मिसिंग है समोसा, ये हीट का सिंबल। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट लिखना होगा और यहां पर आपको लिखना होगा H और न्यू, जो कि आपको पीछे मैंने बताया भी था। तो यहां पर यह है थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ हीट। आपको फिर ये इक्वेशन लिखनी होगी, वही पुरानी इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वाटर को डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करते हुए, तो हमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस मिलती है, ये भी अभी पीछे देखा हमने। और सिल्वर क्लोराइड जो कि आपका ग्रे कलर का सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, इसको अगर हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो हमें ग्रे कलर का सिल्वर यहाँ पर सॉलिड मिलना चालू हो जाता है। ये चीज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है और इसीलिए हमने यहाँ पर H न्यू का सिंबल रखा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्क क्वेश्चन पे जाते हैं भाई, सबको सबसे ज्यादा उम्मीद रहती नहीं क्वेश्चन से। मेन एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत कुछ हो सकती है। अब ये मत बोलना कि सर आप भैया आपने तो बताया था यार कि ऐसा आएगा क्वेश्चन और ऐसा नहीं आया, इस तरह की लैंग्वेज में नहीं लिखा। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं तुमको, मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये टॉपिक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इतना पढ़ लो, तुम्हारा काम हो गया तुम्हारा कमबैक बॉस। लिटरली तुम्हारा कमबैक हो गया। 1 महीने में जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, 80 में से 80 मार्क्स फोड़ के आओगे साइंस के पेपर में बॉस। बस ईमानदारी से पढ़ना, मक्कारी करोगे तो मेरे साथ नहीं करोगे, खुद के साथ करोगे। ईमानदारी से पढ़ना, जितना कह रहा हूं उतना करना। आपके 80 में से 80 कहीं नहीं गए साइंस के पेपर के अंदर। चलो करोजन, इसके लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, पर आपको पूछेगा क्या क्वेश्चन के अंदर, करोजन की मीनिंग क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं और करोजन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या होती है, एक तरह का स्लो प्रोसेस है जहां पर हमारा जो डिस्ट्रक्शन होता है मेटल्स का बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन होता है, और यहां पर यह होता है लेयर बाय लेयर। ठीक, यहां पे इसके रिस्पॉन्सिबल लोग कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स होते हैं मॉइस्चर, एयर, एसिड और अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहां पर क्या होगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल भाई रस्टिंग ऑफ आयरन। इस इक्वेशन को तो भाई लिख के 50 बार लिख के याद कर लो। अच्छा Fe2O3, फिर अगेन बात आई कलर की, तो इसमें आप लिख देना रेड ब्राउन कलर का ये रस्ट होता है। किस कलर का होता है ये, रेड ब्राउन कलर का रस्ट होता है। अब करोजन के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए है, तो हमेशा ये करोजन होगा, पहली बात तो मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर वेपर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि हमको मोस्टली कहां से मिलेगी, एयर से मिलेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सॉल्ट्स चाहिए होते हैं हमको। अब करोजन से होता क्या क्या है, पहली चीज मेटल के ऑब्जेक्ट्स कमजोर पड़ जाते हैं, मेटल्स का लाइफ स्पैन कम हो जाता है, और जैसे ब्रिज हो गए, रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई, इन सब में हमको क्या होता है, हमको या गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉस होता है, हमको वहां पर बार बार उसका रिपेयर या मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब करोजन से बचा कर सकते हो आप, तो पहला चीज है बाय पेंटिंग। यूजुअली ऑयल पेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे हमारे घर के गेट होते हैं, दीवार दरवाजे होते हैं, उन सब में हम ऑयल पेंट्स करते हैं। दूसरा क्या होता है, ग्रीसिंग या ऑयलिंग। आप अपनी गाड़ियों की चेन में पेंट तो नहीं कर सकते हो, या साइकिल की चेन में आप पेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हो। अगर आप चाहो तो जिंक से प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, जिंक की कोटिंग करके, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। अच्छा, अगला चीज क्या होता है, यहाँ पर हम एलॉय बनाते हैं, जैसे कि हमारे घर में जिससे आप लोग खाना खाते हैं, जिस चीज में आप लोग उसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील, और वो स्टेनलेस स्टील एक तरह का आयरन और साथ साथ में निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है। इसमें कभी जंग नहीं लगता यार, दिन भर पानी में दिन भर बर्तन पड़े रहते हैं, लेकिन कभी जंग नहीं लगता उसमें। अच्छा, इसके अलावा रस्ट प्रूफ की कोटिंग्स भी आती हैं बहुत सारी मार्केट में, हम वो भी कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग रस्टिंग से बच सकते हैं। अगला चीज हम लोग देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर थ्योरी प्लस लेबल डायग्राम प्लस इक्वेशन। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं, आप
आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ। आपका क्वेश्चन ये कैसे भी आ सकता है, हो सकता है आपको केस बेस्ड में आ जाए, हो सकता है कंसेप्ट बेस्ड में आ जाए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर, या हो सकता है इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे कुछ लिख के या बनाकर दे दी जाए। पर मुद्दे की चीज क्या है, क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। आज मैं आपके सामने पूरा का पूरा लीक कर दे रहा हूं। आंसर में क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। सेटअप का डिस्क्रिप्शन। अब अगर देखो भाई लेबल्ड डायग्राम की बात आ रही है तो आप सीधे सीधे डायग्राम बना के मत आना, डायग्राम अगले पेज में है अभी दिखाऊंगा मैं, पर सीधे सीधे डायग्राम बनाकर मत आइए, पहले आप उसके सेटअप का डिस्क्रिप्शन करिए। लाइक इलेक्ट्रोड्स को डिप किस में करते हैं हम लोग, एसिडिफाइड या एसिटिलेटेड वाटर में करते हैं डिप, जिससे कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स किस चीज के होते हैं, तो आंसर है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जरूर लिखना यहां पर कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन एसिटिलेटेड वाटर। अगली चीज क्या होती है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया जाता है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है कहां पर, एनोड पे। बैलेंस इक्वेशन होती है हमारी 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन देखो भाई मेरे पास ना फॉन्ट्स नहीं है इस चीज के, अब कैसे होगा मुझे पता नहीं है ये चीज, इसीलिए मैं यहां पर एरो के ऊपर नहीं लिख रहा हूं। यहां एरो के ऊपर आपको इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट लिखना है, इलेक्ट्रिक करंट लिखकर और आप ऐसे एरो बनाएं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। रिएक्ट्स 2H2 प्लस O2 गैसियस, ये आपका है बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अगला है वॉल्यूम रेशियो, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन की निकलेगी, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की निकलेगी, तो H2:O2 का रेशियो कितना होगा, 2:1 बाय वॉल्यूम। रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है 2:1 निकलने का कि स्टोइशियोमेट्री हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन की ऐसी ही है। ठीक, अब इसके केस में फिर इतना लिखने के बाद भाई ऐसा छोड़ा तो है नहीं कि भैया हमने तो लिख दिया पूरा, अब 5 नंबर नहीं मिल रहे। आंसर ये है भाई, इसने बोला था लेबल डायग्राम बनाने को, तो लेबल डायग्राम ये आपको दिखा दिया, फटाफट से इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा ये। यहाँ पर ये रहा हमारा कैथोड, ये रहा हमारा एनोड, पावर सप्लाई 6 वोल्ट की हमारी बैटरी लगी होती है, अरे ढंग से लिख जा भाई, 6 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये एक सिंपलर डायग्राम है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप अपने एनसीईआरटी का वो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई गलत चीज उसमें नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड अब देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, देखो तुमको बता रहा था ना मैं कि ऐसे क्वेश्चंस रस्टिंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अभी आ गया सामने, एन आयरन ब्रिज नियर अ कोस्टल एरिया शोज ब्राउन फ्लेकी डिपॉजिट्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, इंजीनियर सजेस्टेड ऑयल पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। इस आंसर के हिसाब से हमको क्या आंसर करना है, आइडेंटिफाई द ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द ब्रिज, राइट द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिनन, व्हाई डज रस्टिंग हैपेंस फास्टर इन कोस्टल एरिया, which method among painting, galvanization, alloying provides maximum long term protection and why, name the alloy used to prevent rusting of iron। तो देखो इसके एक एक करके तुमको आंसर बताता हूं। Identify the brown deposit formed on the bridge Fe2O3.XH2O, उसी को रस्ट कहते हैं, पीछे लिखा हुआ है, आपको कईयों बार बताया है मैंने। राइट द केमिकल रिएक्शन, वो भी पीछे करवा चुका हूं मैं। अब Why does rusting happens faster in coastal area? कोस्टल एरिया में रस्टिंग फास्टर क्यों होती है? रीजन वहां ह्यूमिडिटी, वहां मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है, इसीलिए। अगला चीज क्या होता है, विच मेथड अमंग पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग, आंसर है एलॉइंग सबसे बढ़िया मेथड है। आप लोग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है घर की थाली, चम्मच, प्लेटें जो कि स्टेनलेस स्टील एलॉय से बनी हैं, उसमें भी लोहा काफी मेजर पोर्शन में, लेकिन वो रस्टिंग नहीं होता है और उसको आपको मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है। कौन सा आप अपने घर के बर्तनों में भाई हर हफ्ते में पेंट कर रहे हो, पुताई कर रहे हो, कुछ नहीं करते हो, सब कुछ काम सही चल रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा नेम द एलॉय यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, आंसर है स्टेनलेस स्टील। ठीक, चलिए। A student adds metallic zinc granules to a copper sulfate solution and notices the blue color fades and a reddish layer is deposited. Write the balanced chemical equation for this reaction। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज इसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फिर व्हाई डज द ब्लू कलर फेड, व्हाई डज द रिएक्शन नॉट अकर व्हेन कॉपर मेटल इज एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, नेम वन मेटल दैट कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज कि जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस
कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ब्लू कलर फेड क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर भले ही ब्लू है पर जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। इस व्हाइट कलर के बनने के कारण और कॉपर सल्फेट के खत्म होने के कारण ये ब्लू कलर क्या हो रहा है? यहां पर फेड हो रहा है। अगला चीज क्या है? व्हाई डज द रिएक्शन नॉट अकर कॉपर मेटल इज एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन? रीजन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उल्टा पॉसिबल नहीं है। अगली चीज क्या होती है? एक्सप्लेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो भाई अगेन अब आपको यहां रिएक्टिविटी सीरीज बनाकर आपको जिंक और कॉपर की पोजीशंस दिखानी पड़ेंगी कि नहीं यार बॉस देखो, ये देखो जिंक जो है वो आपका ऊपर है और कॉपर नीचे है। दिस मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। नेम वन मेटल दैट कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो आंसर है भाई आप सोडियम लिख दो, पोटेशियम लिख दो, कोई सा भी, मैग्नीशियम लिख दो यार, कोई सा भी ऐसा है मेटल जो कि जिंक से ऊपर आता है एक्टिविटी सीरीज में, वो आपका सब का सब जिंक को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए अ पैकेट ऑफ चिप्स, अगेन देखो भाई रैंसिडिटी, जैसे मैं बताया आपको कि भैया लैंग्वेज पे मत जाओ, क्वेश्चन आएगा किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो सकता है। जैसे ए पैकेट ऑफ चिप्स कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, द एक्सपायरी डेट सजेस्ट दैट इट कैन रिमेन फ्रेश फॉर मंथ्स। व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन चिप्स पैकेट? आंसर है टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। ऑक्सीजन रहेगा तो वो उसका चिप्स का जो भी ऑयल रहेगा वो सब का सब रैंसिड हो जाएगा, वो सब का सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आज के बाद कभी अगर चिप्स का पैकेट आधा खा के रखो तो खुले में मत रखना, किसी सील्ड पैकेट में रख देना यार, सील्ड डब्बे में रख देना, खराब जल्दी नहीं होगा वो, ठीक है। अब भाई नाइट्रोजन गैस तो घर में ला नहीं पाओगे ना यार, है कि नहीं। अगला है नेम द केमिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ ऑयली फूड। तो आंसर है रैंसिडिटी या ऑक्सीडेशन। डिफाइन दिस प्रोसेस, रैंसिडिटी की डेफिनेशन लिख देना आपको, ठीक। सजेस्ट टू मेथड्स टू स्लो डाउन दिस प्रोसेस एट होम। आंसर है एयर टाइट जार्स में इसको रखिए, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका है इसको आप केमिकल्स का यूज करके, घरों में प्रेजेंट केमिकल्स का यूज करके प्रिजर्व भी कर सकते हैं। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, हमारे घरों में बहुत कॉमन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, ये बहुत अच्छे हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी बेस्ड का, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, ये आपके एनसीईआरटी का वो ब्लू बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट है भाई। एक स्टूडेंट है जो परफॉर्म करता है, आयरन नेल को ड्राई एयर में छोड़ देता है, आयरन नेल को बॉइल्ड वाटर और ऑयल की लेयर में और वाटर के साथ एयर एक्सपोजर में। तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या होगी? सबसे पहली चीज यहां पर ये होगी कि आपका विच टेस्ट ट्यूब डज रस्टिंग अकर एंड वाई? आंसर है वाटर प्लस एयर एक्सपोजर वाले में सबसे पहले रस्टिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि जितना भी कुछ चाहिए था रस्टिंग के लिए, मॉइस्चर चाहिए था वो है यहाँ पर, ऑक्सीजन चाहिए थी वो एयर दे दिया आपने, अपने आप ऑक्सीजन है तो आपका यहाँ रस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव अबाउट रस्टिंग? दैट रस्टिंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज ऑयल लेयर प्ले इन टेस्ट ट्यूब 2? T2 मीन्स टेस्ट ट्यूब 2। तो ऑयल लेयर क्या कर रहा है? एयर को कट आउट कर रहा है, एक तरह की प्रिवेंटिव लेयर बना ले रहा है बिटवीन एयर एंड द आयरन की नेल जो कि उसके अंदर रखी हुई है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग, भाई 50 बार पीछे बता चुका हूं, प्लीज याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो। सजेस्ट टू मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, ऑयल पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, अलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन। दो ही बतानी है, कोई सी भी दो बता देना आप यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स्ड अ येलो इनसॉल्युबल सॉलिड अपीयर्स। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये भी आपको पीछे बता चुका हूं कि यहां पर PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस KI एक्वस गिव्स PbI2। लेड आयोडाइड की क्या बन जाती है? ये हमारी येलो PPT प्लस KNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 2KI कर लो यहां पर, हो गया ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेम द प्रेसिपिटेट फॉर्म लेड आयोडाइड। अच्छा, what type of reaction is this? Double displacement and along with that precipitation reaction. Why is this also called a double displacement reaction? Because यहाँ पर exchange of ions हो रहा है between lead nitrate and potassium iodide. State the color of precipitate. अरे खुद ही लिख रहा है क्वेश्चन भाई, येलो precipitate। तो भाई इससे बेवकूफ तो क्वेश्चन से ज्यादा बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता।
येलो प्रेसिपिटेट लिखा, येलो कलर लिखो, आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया है, हाँ अगला देखते हैं। अ स्टूडेंट डिप्स आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू आफ्टर सम टाइम कलर फेड्स एंड रेडिश डिपॉजिट फॉर्म्स, आइडेंटिफाई द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट। तो आपका भाई देखो कॉपर सल्फेट से अगर आपने आयरन डाला है तो अगेन मेटल एक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है कॉपर नीचे है, तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा आपके कॉपर को और बनाएगा आयरन सल्फेट। तो रेडिश ब्राउन मटेरियल जो फॉर्म होगा वो होगा आपका क्या चीज होगा, कॉपर का प्योर कॉपर डिपॉजिट होने लगेगा वहां पर, क्योंकि कॉपर देखो यहां पर ये रिएक्शन ऐसी हो रही है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, और कॉपर जो होगा वो सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाएगा और इसी की रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये रही तुम्हारे सामने। व्हाई डज द ब्लू कलर फेड, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इट इज अ काइंड ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, आयरन और कॉपर? आंसर है आयरन इज मोर रिएक्टिव। व्हाट विल हैपन इफ कॉपर नेल इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड व्हाई? आंसर है नथिंग विल हैपन बिकॉज copper is less reactive than iron, so it will not be able to displace iron from iron sulfate solution. ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्माइट मिक्सचर। हाँ भाई ये हमारा जो एक टॉपिक था जो कि मैंने वहां वन शॉट में कवर नहीं किया, यहां कवर कर रहा हूं। आपका कह सकते थर्माइट मिक्सचर Al plus Fe2O3 is used to weld broken railway track. Name the product formed. आंसर है भैया लोहा बनता है, आयरन। ये रिएक्शन ऐसी होती है, Al plus Fe2O3 gives Al2O3 plus Fe, और Fe जो होता है, अरे भाई Fe जो होता है वो बनता है लिक्विड मोल्टेन आयरन बनता है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट बहुत ज्यादा लिबरेट होती है। ठीक है, अब बैलेंस्ड इक्वेशन ये रही आपकी हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस रिएक्शन में कहना चाहिए व्हाट प्रॉपर्टी मेक्स थर्माइट वेल्डिंग यूज